हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए प्रयासरत है। क्या हम अपने इस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे? ये मुमकिन है हमारी बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर। आज के छात्र ही कल के विकास में अपना योगदान देंगे। इसी सोच के साथ नई शिक्षा नीति 2020 को अमल में लाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश कुमार जी। सर, स्वागत है आपका। साथ ही इस चर्चा में जुड़े हुए हैं हमारे साथ एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जेएस राजपूत जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। सर, सबसे पहले तो मैं जेएस राजपूत जी आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। 2030 तक कोशिश है कि जो नामांकन है छात्रों का वो 100% के आसपास हो, तो उस दिशा में क्या ये नई नीति कारगर साबित हो रही है? देखिए, इस दिशा में तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, पहले से ही बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला लक्ष्य यही रहता है, नामांकन का रखा था जी। उसके बाद हमने देखा कि नामांकन करने से ही कुछ नहीं होता, बच्चे छोड़ देते थे, तो रिटेंशन की बात आई और फिर आई कि वो अटेन क्या करते हैं। हमारा अब जो उद्देश्य है, जब थोड़ा बचा हुआ वर्ग है बच्चों का, कुछ लाख का है, उसको लाना, यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट बढ़ाना, और अब हमारा मेन उद्देश्य इस शिक्षा प्रणाली का है कि गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, गुणवत्ता और उपयोगिता। दूसरा, गुणवत्ता कब बढ़ेगी? जब बच्चे उसमें रुचि लेंगे और हमारी पहले की शिक्षा, मतलब प्रारंभिक शिक्षा, जब से जिसको हमने नए स्ट्रक्चर में दिया है, वो मजबूत हो जाए। दुनिया में यही उदाहरण है कि जिन देशों ने अपनी स्कूल शिक्षा को मजबूत किया, उनकी उच्च शिक्षा मजबूत हुई। तो अब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है गुड क्वालिटी एजुकेशन विद स्किल एक्विजिशन। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, उसी से शिक्षा आगे बढ़ सकती है। और ये करने के तरीके जो बताए गए हैं, वे सारे देश में बहुत बड़ी कंसल्टेशन के बाद आए, बहुत बड़ी चर्चा हुई है। इसके बनने के पहले की कहानी अगर कोई देखे तो आश्चर्य होगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। निश्चित तौर पर सर, मैं उस पर भी आऊँगा। इस जो नई शिक्षा नीति बनाई गई 2014 से इसकी शुरुआत हुई, और इससे पहले जो शिक्षा नीति रही हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं उच्च शिक्षा की अगर बात करूं सर, 2035 तक 50% जो छात्र हैं वो उच्च शिक्षा में नामांकन कर सकें, एनरोल हो सकें, ये कोशिश है इस शिक्षा नीति के तहत। आपको क्या लगता है कि हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे 2035 तक? देखिए, 29 जुलाई जो आ रहा है, दिस विल मार्क 5 years ऑफ लॉन्चिंग ऑफ NEP 2020। ये अच्छी मौका है कि हम क्या NEP 2020 कौन सा दिशा में जा रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका कितने तेज़ी से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको रिव्यू करने का एक अच्छी मौका है हमको। तो पूरा देश में आप हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में आप देखें तो बहुत परिवर्तन आया पिछले 5 सालों में। जैसा हमारा यूनिवर्सिटीज़ ने एजुकेशंस को ए डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज में रख के हमारा स्टूडेंट्स को बहुत कम फ्रीडम देते थे, लेकिन NEP 2020 इम्प्लीमेंट करने के बाद बच्चों को बहुत फ्रीडम मिल रहा है और अलग अलग तरीके से मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। जी, वही समझना चाहेंगे जो आपने बताया कि एंट्री और एग्जिट। अगर ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट में आप एनरोल करते हैं तो आपके पास एंट्री और एग्जिट के क्या विकल्प रहते हैं? अगर आर्ट का स्टूडेंट साइंस पढ़ना चाहे, साइंस का स्टूडेंट म्यूजिक पढ़ना चाहे, तो किस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो इसको हम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते हैं जी। आज आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बिना एथिक्स आप नहीं पढ़ा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप पढ़ाना चाहिए तो आपको कुछ एकेडमिक्स बैकग्राउंड भी होना चाहिए। न्यूरो साइंस आप टीच करना चाहिए तो वो स्टूडेंट्स को लैंग्वेजेस और कल्चर के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए हम NEP 2020
कहते हैं कि हम मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है, ये एक बात है। और दूसरा कि मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट स्कीम को भी हम इंट्रोड्यूस किया एज पार्ट ऑफ द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये इसलिए किया कि कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, इसलिए टेम्परली कुछ सालों के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं कि एग्ज़िट, मल्टी एग्ज़िट। और कुछ सालों के बाद जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट वापस आना चाहिए तो हम एंट्री भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम इसको मल्टी एंट्री मल्टी एग्ज़िट कहते हैं। इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इनका एजुकेशनल जर्नी में ब्रेक न आएगा। ये एक फ़ायदा है मल्टी एंट्री मल्टी एग्ज़िट के वजह से। दूसरा फ़ायदा ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ईयर में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर it may so happen that some students have moved to some other university, तो ये वैकेंसी सेकेंड ईयर में भी चले जाएगा। तो सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, ए सीट्स को आप फिलअप कर सकते हैं। ये हर एक सीट हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक नेशनल रिसोर्स है, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट से बहुत फ़ायदा हो रहा है हमारा यूनिवर्सिटीज़ में। निश्चित तौर पर प्राइमरी एजुकेशन की तरफ लौटते हैं सर। ख़ास तौर पर शिक्षा की अगर गुणवत्ता की बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि अध्यापक बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दे सकें। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए विशेष तौर पर क्या इस जो नई शिक्षा नीति है क्या प्रावधान किए गए हैं, थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहे हैं। 3 दशक बाद एक नई शिक्षा नीति 2020 में हमें मिली। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 2-3 साल पहले जापान का भी रिकॉन्स्ट्रक्शन शुरू हुआ था। वहाँ की नीति में ये तय किया गया कि सबसे अधिक हमें जो सहायता करेगा वो प्राइमरी का अध्यापक करेगा, स्कूल का अध्यापक करेगा। और अगर वहाँ हमने अच्छा अध्यापक तैयार कर दिया तो बच्चे भी तैयार होंगे। उन्होंने नीति में 2 चीज़ें रखी थी, वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, और अध्यापक का सम्मान समाज में हो। हमारी इस नीति में ये दोनों फैक्टर्स आए हैं। और अगर हमारा प्राइमरी स्कूल ठीक चलता हो, हर अध्यापक समय से आता हो, बच्चों को लगता हो कि उनकी देखभाल ठीक से की जा रही है, वातावरण ठीक है, तो जो समय पालन का और कठिन परिश्रम करने का जो सीखेगा बच्चा, वो जब डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा या जहाँ भी काम करेगा, तहसीलदार बनेगा, तो वो समय से जाएगा। अस्पतालों में लोगों को डॉक्टर मनमाने ढंग से नहीं आएगा, क्योंकि देश के प्रति समर्पित हो जाएगा। ये इसमें कहा गया है। और इसके लिए ये भी कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के और ज्ञान परंपरा के आलोक में इस नीति को बनाया गया। और भारतीय ज्ञान परंपरा तो समर्पण की परंपरा है। उन्होंने लोगों ने इसलिए तपस्या की कि अन्य का भला हो, लोगों का भला हो, वो चीज़ इसमें आई हुई है। और अध्यापक के तैयार करने के लिए उन्होंने जो तरीके बताए में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। मैं कहूँगा वो क्रांतिकारी परिवर्तन। हमारे यहाँ पर 1 साल का बीएड होता था। 1 साल का बीएड बहुत कमज़ोर था। मैंने 11 साल 4 साल का बीएड 77 to 88 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में चलाया। मैं उसका प्राचार्य था। और मुझे लगता था कि 1 साल वाले, मैंने एक अध्ययन भी कराया, रिसर्च कराई कि 4 साल वालों की परफॉर्मेंस और 1 साल वालों की कैसी होती। तब से ये कोशिश चल रही है और ये स्वीकार नहीं हो पाई कई कारणों से, संसाधनों से या जो भी कहें। इस बार ये स्वीकार हो गई और ये कहा गया है कि बाई 2030 कोई भी अध्यापक तैयार ऐसा नहीं होगा जो 4 साल ट्रेनिंग न ले चुका हो। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत आवश्यक है। दुनिया के हर आगे बढ़े देश में ये लागू होता है। इसीलिए इस बार इसमें बड़ी संस्तुतियाँ हैं शिक्षा के लिए, शिक्षक तैयारी करने के लिए। और बहुत तेज़ी से यूजीसी ने अपने यहाँ, एनसीईआरटी ने और कई संस्थाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम जो अभी सेवा में हैं उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने 20 साल पहले कुछ पढ़ा है पेडागोजी में, उसमें तो बहुत परिवर्तन हो गया। बिल्कुल। अभी आज देखिए पिछले 3 साल में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। कंप्यूटर आया तो परिवर्तन हुआ, उसमें नीति बदलनी पड़ी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर हुई है। लेकिन अब हमारे पास अनुभव था, इसलिए हमारा नीति निर्माण सैद्धांतिक रूप से ठोस आधार पर है और व्यवहारिकता में भी पहले से हमारी समझ बढ़ी है। इसलिए जैसे जगदीश कुमार जी ने कहा
कि इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी। जैसे राजपूत जी, एक और बात आपसे समझना चाहूँगा, ओपन स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट है इस नीति के तहत, वो ज़रा समझाइए, क्योंकि जो शिक्षा की धारा से पिछड़ गए लोग हैं और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं स्कूल्स, उनके लिए ये ओपन स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कितना मददगार साबित होगा? ये बहुत मददगार साबित हुआ है, पहले से भी हुआ है, और अब इसका स्वरूप जो है नए कलेवर में आया है जी। हमारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं और ओपन स्कूल्स हैं, हर राज्य में है, हर जगह उनको आइडेंटिफाई किया गया है। जो नहीं जा सकते बच्चे, जिनको 12 के बाद 10 के बाद काम करना होता है वो, और वो जो कक्षा 3-4 के बाद नहीं जा पाए या 6 के बाद नहीं जा पाए, उन सबको अवसर मिलता है अपनी स्थिति को सुधारने का। कितने ही लोगों को मैं जानता हूँ और इतने वर्षों से मैं जानता हूँ जो इग्नू के आने के बाद ग्रेजुएट हो गए, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, और ये मतलब ये फैलाव हुआ है देश में। इसकी गुणवत्ता पर थोड़ा और अधिक ध्यान देना है, और दूसरा समाज को इस बात को स्वीकार करना है कि सामान्य रूप से डिग्री ली जाए या इग्नू से ली जाए, उनकी गुणवत्ता बराबर होगी। इसके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ को बड़ी कठिन परिश्रम करना होगा, थोड़ा और करना होगा, क्योंकि अभी वो स्वीकार्यता नहीं है। अब हमें आशा है कि जो ढंग बदल गया है, पढ़ाई बदल गई है, कंटेंट बदल गया है और व्यवहारिकता बहुत बदल गई। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है कौशल सीखना और ज़िंदगी भर सीखते रहने के लिए तैयार होना। बिल्कुल। जो कौशल आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, हो सकता है 3 साल बाद वो उपयोगी न रहे। आपको याद होगा, मैं वैसे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, एसटीडी बूथ कितनी तेज़ी से उभरे थे। बिल्कुल। और कहाँ गए? तो अगर कोई उसी पर आधारित अगर उसने कोई नया स्किल नहीं सीखा है तो वो पीछे रह जाएगा। निश्चित तौर पर कल्पना इसलिए लर्निंग टू लर्न एक शब्द है, बहुत प्रचलित है, और हमारे यहाँ उसके लिए कहा गया है, बहुत पहले से कहा गया है। मैं तो उसको ये देखता हूँ, यावत जीवेत अध्येते विप्रा। उसका अर्थ ये है कि समझदार व्यक्ति, विप्र का मतलब यहाँ पंडित जी से नहीं है, यावत जीवेत अध्येते विप्रा, जो व्यक्ति समझदार है वो जीवन पर्यंत जानबूझकर सीखता रहता है। वैसे सीखते तो हम सभी हैं उम्र के साथ, लेकिन हमें पता हो कि हमें सीखते रहना है, समय के साथ चलना है और नए परिवर्तन के लिए बहुत अच्छे ढंग से तैयार होना। ये चीज़ आपको इस नीति में जगह जगह मिलेगी। जैसे आपने कहा कि मल्टीपल एंट्री की बात है, अगर किसी को कठिनाई आ जाए, बहुत लोग छोड़ देते थे, तो अब उनके लिए फिर रेगुलर आने की उनकी इच्छा रहती थी। बहुत से लोग ओपन में जाते थे, अब वो आ सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये भी है कि वो आप जिस विश्वविद्यालय में थे वहीं आए, अब जरूरी नहीं। जो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है, जो बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है, तो मेरे हिसाब से ये कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आगे चलकर देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगी, और वो परिवर्तन दिखाई देगा, परिवारों में दिखाई देगा। बिल्कुल। जैसे परिवर्तन की बात की JS राजपूत जी ने, जगदीश जी, एक बड़ा परिवर्तन देखा रीजनल लैंग्वेज जो है हायर एजुकेशन में स्पेशली, हम देखते हैं उन्हें बड़ा बढ़ावा मिला है। अब कई प्रमुख एग्ज़ाम भी रीजनल लैंग्वेज में हो रहे हैं। मेरे ख्याल से नीट वगैरह के भी एग्ज़ाम रीजनल लैंग्वेज में हो रहे हैं। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेज में अगर हायर एजुकेशन होती है और एग्ज़ाम्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए कितने मददगार होंगे जो लोग जो अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उसमें पढ़ना, उसमें सीखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं? भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा में प्रमोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और NEP 2020 में भी कहा है कि हम भारतीय भाषाओं को यूज़ करना है एजुकेशन में एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में UGC ने 2-3 चीज़ों को शुरू किया। एक है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में हम मल्टीलिंगुअल इकोसिस्टम को प्रमोट करना है। हो सकता है ये इंग्लिश मीडियम का डिग्री है, लेकिन क्लास में बच्चों को और टीचर के बीच में जो बातचीत होता है वो भारतीय भाषा में आप कर सकते हैं। ये एक बात है। और दूसरा, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जब आंसर्स लिखना है एग्ज़ाम में, इंग्लिश में लिखना है तो इनको मुश्किल होता है। तो इनके लिए हम UGC ने एक सर्कुलर भेजा सभी यूनिवर्सिटीज़ को, जो स्टूडेंट्स को मुश्किल है इंग्लिश में लिखना, वो भारतीय भाषा में आंसर्स लिख सकते हैं। और दूसरा,
हम भारतीय भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए तो भारतीय भाषा में टेक्स्ट बुक्स को भी उपलब्ध होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भारतीय भाषा समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और यूजीसी, ये दोनों ने मिलके आगे 3 साल में हम लाखों बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को 22 भारतीय भाषा में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम वी आर वर्किंग विथ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड आल्सो ऑथर्स to write text books in Indian languages। तो भारतीय भाषा को बहुत प्रामुख्यता है हमारा उच्च शिक्षा में। जी जीएस राजपूत जी, डिजिटल लर्निंग, जैसे हमने बड़े बदलावों की आप बात कर रहे थे कि बीते दशकों में कई बदलाव हुए हैं। डिजिटल लर्निंग ने दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कितना फ़ायदा पहुंचाया है? क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कई पोर्टल्स भी चलाए जा रहे हैं ताकि जो दूर दराज के छात्र हैं उन्हें फ़ायदा मिल सके। बहुत फ़ायदा हो रहा है। देखिए, एक तो कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, हर जगह बढ़ गई है कि हमें डिजिटल लर्निंग को बहुत अच्छी प्रवीणता उसमें हासिल करनी होगी। अध्यापक भी सीख रहे हैं, इस समय ऐसा एक माहौल है, सारे अध्यापक नया कुछ सीख रहे हैं, शोध भी कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वो अपने को नए डिजिटल लर्निंग और डिजिटल रिसर्च वगैरह में स्थापित करें, एआई वगैरह को सीखें। तो एक माहौल बनता है। जब अध्यापक सीख रहा होता है तो बच्चों में उत्साह 2 गुना हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं सीख रहा हूँ। मैं 1974 में फुल प्रोफेसर बना था जी। लेकिन 51 साल हो गए, लेकिन मैंने इधर कई चीज़ें सीखी हैं जब से ये सब आया है। क्यों सीखी हैं? क्योंकि मेरे घर में सब जगह उसका असर पड़ रहा है, हर घर में हो रहा है, अध्यापकों के बताया जा रहा है। और इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम जगदीश जी के समय में इंट्रोड्यूस हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि यूनिवर्सिटीज़ में हर तरफ एक्टिविटी। और मैं जहाँ जाता हूँ, कहीं में मैं भी हिस्सा लेता हूँ, मैं भाषण देता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और ये मैंने देखा है कि लोग शुरू में तो थोड़ा हल्के मन से आते थे जी। लेकिन अब उन्हें लगा कि बाकी मेरे आगे निकल रहे हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी सीखने की पैदा हो चुकी है। यही बच्चों में रखनी है, यही अध्यापकों में रखनी है। और विश्वविद्यालय के स्तर पर होने की बात भी आपके समय में ये भी हुआ कि विश्वविद्यालय एक दूसरे से मिलकर काम करे। अगर एक लेबोरेटरी मेरे यहाँ है तो अध्यापक भी वहाँ जा सकता है, पढ़ा सकता है, और यहाँ का अध्यापक वहाँ पढ़ा सकता है। ये चीज़ बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी और मैं समझता हूँ इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए ना, कितने और इसको इंस्पायर किया जा सके। बिल्कुल। बाहर के विश्वविद्यालयों से संपर्क हो रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा कि मैं उनसे कम तो नहीं हूँ, मैं भी उससे अच्छी रिसर्च करूँगा। ये मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। जैसे कि बाहर के विश्वविद्यालयों की बात की जय राजपूत जी ने, अभी हाल ही में हमने देखा कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस एनसीआर में खुला। आईआईटी मद्रास का कैंपस अफ्रीका में खुला था कुछ महीनों पहले। तो जो ये ग्लोबल एक्सपेंशन है, जगदीश जी इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनने की, तो ये ग्लोबल एक्सपेंशन कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? हमारा स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा इससे। इसमें 2 चीज़ है। एक, एनईपी कहता है कि हमारा इंडियन एजुकेशन को भी हम बाहर ले जाना है, इसलिए हमारा इंस्टीट्यूशंस जैसा आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी मद्रास हो, अब आईआईएम्स भी बाहर देशों में हमारा कैंपसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए काम शुरू किया। और आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया। और दूसरा, बाहर से हमारा देश में क्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का कैंपसेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? इसके बारे में यूजीसी ने एक बहुत अच्छी रेगुलेशन लाया। इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप मान लीजिए यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूरोप से बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया और एप्लीकेशन भी किया यूजीसी को। और अभी तक हम कम से कम 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ को LOI कहते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट, परमिशन दिया। और आगे 1-2 सालों में ये यूनिवर्सिटीज़ इनका कैंपसेस को एस्टैब्लिश करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा बच्चों ने बाहर देशों को जाने का ज़रूरत नहीं है और हमारा भारत देश में ही रह के इंटरनेशनल एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं।
जी मैं आपसे जीएस राजपूत जी समझना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशनल में वोकेशनल ट्रेनिंग पहले उतना महत्व तो नहीं मिलता था। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल एजुकेशन में ही वोकेशनल ट्रेनिंग को महत्व दिया गया, उससे छात्रों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, छात्रों का जीवन अब कुछ सरल हो गया है, तनाव से कम हो गया है जी। पहले इस देश में सबसे बड़ी बात थी कि आपके नंबर आने चाहिए, नंबर। माता पिता बिल्कुल, और इंजीनियरिंग मेडिकल के कंपटीशन में बैठी। अब वो नहीं रहा कि बच्चे को ज़बरदस्ती वही करना पड़े जो और लोग चाहते थे। अब वो कह सकता है कि मुझे ये कौशल आता है। 11वें 12वें तक पहुँचते पहुँचते बच्चे ऐसे ऐसे कौशल सीख लेते हैं, ऐसी ऐसी पद्धतियाँ सीख लेते हैं, कमाने के तरीके सीख लेते हैं, यार यूटिलाइजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, AI, ऑल दोस थिंग। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। वोकेशनल एजुकेशन की बात आपने कही, कोठारी कमीशन ने कहा था कि अगले 10 साल में हमारे करीब 25% स्कूल वोकेशनल स्कूल हो जाने चाहिए। समाज ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो स्कीम चली ही नहीं, चलाई गई थी लेकिन असफल हो गई, लोगों का ध्यान नहीं गया। अब जाकर के लगा है कौशल सीखना, वोकेशनल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, और सेल्फ डिपेंडेंस। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने ऊपर निर्भर होकर के कुछ नया शुरू करता है तो उसका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, बजाय वो सरकारी नौकरी करने के। ये परिवर्तन पिछले कुछ सालों में हुआ था, उसको कैटलाइज कर दिया है, उसको उत्प्रेरित किया है नई शिक्षा नीति। अब मैं बच्चों से देखता हूँ, सरकारी उसमें जाने की बात नहीं करते। एक पीढ़ी करीब करीब होने आई है जो मल्टीनेशनल्स में जाएंगे, और जो हमारे और लोगों ने किया है, जो स्टार्टअप हैं जो 5-10 लोगों से चला लेते हैं, उनके साथ जाने को बच्चे तैयार हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और आपको अंदाज होगा कि कोचिंग पर जोर कम हुआ है, उसके कुछ आंकड़े भी हैं जो यहाँ आवश्यक नहीं है, लेकिन माता पिता के सोच में भी परिवर्तन है। अब जो पीढ़ी आ रही है माता पिता की, वो बच्चों को उनकी अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की, सीखने की, कहीं भी किसी को छोड़ के दूसरे में जाने की सुविधा दे रही है। जगदीश कुमार जी ने एक और वो किया है कि अब अगर मैं फिजिक्स में MSc कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ म्यूज़िक भी पढ़ सकता हूँ। ये इतनी बड़ी चेंज है कि मैं तो उसको क्रांतिकारी कहूँगा। पहले मुझे फिजिक्स पढ़नी थी तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी। बिल्कुल एक तरह का रिजिड बंधा हुआ था स्कूलिंग में भी, और हल्का हो गया है वही साहब। तो वो ये बड़ी उपलब्धि है इस शिक्षा नीति की, और जिन्होंने बनाई है उनको इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित होना चाहिए हम सभी को। देश को उन्होंने ऐसी नीति बना कर दी। जीएस राजपूत जी, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी इस शिक्षा नीति का एक प्रमुख लक्ष्य था। इसमें हम कितना कामयाब हो पाए हैं, उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं? 1990 मैंने एक रिसर्च कराई थी जी, कि थोड़ा से समझा भी दीजिए फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, यानी बुनियादी तौर पर उसी की तरफ जा रहा हूँ जी। टीकमगढ़ ब्लॉक में मध्य प्रदेश के, और मैं बड़ा पिछड़ा इलाका है। मैंने कहा कि हर बच्चे से हम मिलेंगे, स्कूल में हो या न हो, उससे हमारी टीम जाके मिलेगी। और एक सज्जन थे जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने वो किया। सरकारी आंकड़ों में उस ब्लॉक में एनरोलमेंट था 6 से 14 साल का 92%। अच्छा। और इसकी जो वास्तविक रिसर्च हुई उसमें निकला 42%। जी। अब आप 8% के लिए प्लानिंग करेंगे या 58% के लिए करेंगे, कितना अंतर हो जाएगा। मैं मंत्रालय में गया था, वहाँ काम जॉइंट सेक्रेटरी हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे बेचैनी हो रही थी। इसका कारण जो है माता पिता से ही पूछा गया, जो आप कह रहे हैं, उसके कारण ये न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात आई है। एक पेरेंट से पूछा तो उसके 3 बच्चे थे, उसने कहा, अनपढ़ पेरेंट ने कहा था, उसने सूत्र दे दिया कि मेरा बच्चा 3 साल जाता रहा, न उसे गिनती आई है, न उसे नाम लिखना आया है, इसलिए मैंने अब खेत पे लगा लिया। जी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए देश में। अगर बच्चा 3 साल स्कूल जाता है, 5 साल के बाद गया था, 8 साल का हो गया है, और हम ये भी नहीं कर पाए, इस पर एम्फेसिस लाने के लिए ये स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है। आधार अगर मजबूत हो जाएगा तो आगे की चीज़ें अपने आप ऊंचे स्तर पर चलती जाएंगी, उन्हें कहीं भी किया सकता। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन है। आखिर में संक्षेप में मैं आप दोनों से कमेंट लेना चाहूँगा।
आपसे समझना चाहूँगा हायर एजुकेशन के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में आप नीति के क्रियान्वयन को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ और क्या और बेहतर करने की ज़रूरत है? आप कुछ रिफॉर्म्स को सामने लाए, तो जैसा 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम को शुरू किया, ये एक परिवर्तन है। दूसरा, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जैसा राजपूत जी ने कहा, सिर्फ स्कूल एजुकेशन में नहीं, हायर एजुकेशन में भी स्किलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ, डेटा का बहुत इम्पोर्टेंस है आजकल। तो डेटा को हम डेटा सेंटर्स में रखते हैं। हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हमारा डेटा को डेटा सेंटर्स जो इंडिया में है इसमें ही रखना है। तो बहुत डेटा सेंटर्स आ रहा है इंडिया में, लेकिन इसमें काम करने के लिए जो बच्चों ने यूनिवर्सिटी से आते हैं, इनके पास ये नॉलेज होना है क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को कैसा मैनेज करना है, पावर मैनेजमेंट कैसा करना है, कूलिंग कैसा करना है। लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ में बाहर आ रहे हैं इनके पास ये स्किल्स है ही नहीं। इसलिए यूजीसी ने कहा कि अलग अलग इंडस्ट्री से बात करके हम ये कोर्सेज़ को डिज़ाइन करेंगे और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि दे शुड बी एबल टू टेक दीज कोर्सेज एंड बिकम मोर एम्प्लॉयबल। और इसमें भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ आर कमिंग फॉरवर्ड टू इंट्रोड्यूस द स्किल कोर्सेज। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को हम चालू किया, इसको कहते हैं हम अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। इससे फ़ायदा ये है कि 4 साल का प्रोग्राम में स्टूडेंट ने 2 साल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेगा और 2 साल इंडस्ट्री जाके फ्लोर पे जॉब का एक्सपीरियंस अर्न करेगा। इससे फ़ायदा ये है कि इंडस्ट्री को रेडीमेड वर्कफोर्स मिल जाएगा और स्टूडेंट्स को इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो स्किलिंग में भी बहुत परिवर्तन आ रहा है हमारे यूनिवर्सिटी में। और एक लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल टू ऑल दीज रिफॉर्म्स हमारा टीचर्स है। टीचर्स में भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। टीचर्स अब ये नहीं सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक नॉलेज ट्रांसफ़र का मीडियम हूँ, ऐसा नहीं सोचते हैं कि टीचर्स अब कह रहे हैं कि मैं मेंटर बन जाऊँगा, मैं रिसर्चर बन जाऊँगा, मैं मेरा स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग को डिज़ाइन करूँगा। ऐसे भी परिवर्तन आ रहा है पूरा देश में। निश्चित तौर पर एक अप्रोच में परिवर्तन आया है। जैसा राजपूत जी, अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो करिकुलम में भी बदलाव किया गया है। हाँ। तो उस करिकुलम के बदलाव को किस तरीके से देखते हैं और उस पर और बेहतर अमल के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पाठ्यक्रम में बदलाव तो एक सतत प्रक्रिया है जी। जैसे कोविड आया जी, उसके बाद बच्चों को उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको निकालना पड़ता। एनसीईआरटी का यही काम है कि वो समय के साथ जो परिवर्तन है उनको शिक्षा में समाहित करे और भविष्य का ध्यान रखे। ये एनसीईआरटी करती है, इसीलिए समय समय पर वो पाठ्यक्रम परिवर्तन करती है। और इस पाठ्यक्रम परिवर्तन के पीछे बहुत सा शोध होता है, विश्व में क्या हो रहा है उसका अध्ययन होता है और उस पर चर्चा करके देश भर के प्रोफेसर्स हर जगह से आते हैं। जैसे एनसीईआरटी में टाटा इंस्टीट्यूट से आएगा, बार्क से आएगा, TIFR से आएगा, इसरो से आएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से आएगा, मतलब बड़े विश्वविद्यालय, BHU, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हैदराबाद वगैरह, सब जगह मेरे समय में सब ने हिस्सा लिया, हमेशा लेते यही। इसीलिए एनसीईआरटी की किताबों की इतनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम भविष्योन्मुखी होता है, भविष्य को देखता है। इस नीति ने कहा है कि वो पाठ्यक्रम को बनाने की नई दिशा दी है। और ये यूनेस्को ने भी कहा है। 1996 में एक डेलोस कमीशन रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हर देश की शिक्षा, उसके अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा, हर देश की शिक्षा व्यवस्था उसकी संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए और भविष्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए जी। तो वो उसके आपको इसके लिए चाहिए क्या? नीति तो आ गई है जी, लेकिन क्रियान्वयन करने के लिए 2-3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये है जो मैं चाहता भी हूँ। देश में हर स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति उनके रिटायरमेंट के पद खाली होने के 6 महीने पहले शुरू होनी चाहिए, चाहे वो विश्वविद्यालय हो चाहे प्राइमरी स्कूल। बिल्कुल। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नियुक्ति जो राज्य सरकारें करती हैं वह
6 महीने पहले शुरू होनी चाहिए कि कितने हजार लोग रिटायर हो रहे हैं और प्रति वर्ष होनी चाहिए। इससे बहुत नुकसान हुआ है गुणवत्ता का, विश्वविद्यालयों में भी हुआ है और राज्यों में हुआ है। आप सोचिए किसी राज्य में 2 लाख 3 लाख अध्यापक हों और नियमित न हों तो उनका उत्साह नहीं होगा। जी जी। हाँ? उनके अंदर हताशा होगी। 10 साल के बाद 15 साल बाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों से मैं मिलता हूँ, उनका कष्ट मैं देखता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है जो व्यवस्था को करनी चाहिए और जो मेरी अपील है विश्वविद्यालयों से, सरकारों से भी, और अपने अनुभव के आधार पर मैं अपील कर सकता हूँ कि आप अध्यापकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दीजिए। कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए, पद खाली होने के पहले ही नियुक्त हो जाए, ऐसी स्थिति में पहुँचने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हमें ज्ञान के संबंध में अग्रसर होना है तो इसका कोई विकल्प नहीं है। अध्यापक गुणवान हो, अच्छा चयन हो और उसका चयन देश हित में हो। आखिर बात एक छोटी सी मैं भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे केवल विश्वविद्यालय में नहीं सीखते हैं, वे इससे भी सीखते हैं कि मेरी देश की संसद कैसे चल रही है, मेरे देश के अध्यापक अपने समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समाज में जो कुछ हो रहा है उसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, माता पिता घर में कैसा व्यवहार करते हैं उसका भी पड़ता है। इस सबको समग्रता में जो देश देखता है वही आगे बढ़ता है। निश्चित तौर पर इस नई शिक्षा नीति का मकसद भी था समग्र शिक्षा। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी।